और जो 20 अगस्त को पेट एग्ज़ाम्स हैं तो उसके लिए हम एक वीडियो डेली ले आएंगे। तो ये घटना चक्र है स्पेशल जो आई है पेट के लिए, तो उससे ये रिवीजन करने का एक अच्छा तरीका है। और हर सब्जेक्ट को जो 5-5 नंबर के सब्जेक्ट हैं और उस पर हर सब्जेक्ट हम 1-2 वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए इसमें जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं तो इसी से हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये वीडियो देखिए और बुक है तो और अच्छा है, नहीं तो इसका हम PDF टेलीग्राम पर दे देंगे। और इसके अलावा आप लोग हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं और GS के लिए लूसेंट इनफ है। तो चलिए शुरू करते हैं, समय भी कम है तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें फैक्ट ही ज़्यादा आते हैं UP SSSC के प्रश्न पत्रों में, तो इसमें हम सिर्फ ऐसे देखते जाएंगे और इसके अलावा आप लोग ये सब पढ़े भी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका पहला टॉपिक है। तो इसमें क्या दिया है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। तो ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि पशुपालन कब शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या तो उसमें जो विकल्प रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे? मध्य पाषाण काल। और पशुपालन का भारत में आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश होशंगाबाद में है वहाँ, और बागौर जो कि राजस्थान में है वहाँ प्राप्त हुआ। तो पशुपालन का हमको साक्ष्य कहाँ से मिला? आदमगढ़ और बागौर में। अब मध्य पाषाण कालीन महदाह जो कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है वहाँ से हमको क्या मिला? हड्डी और सींग निर्मित उपकरण। अब भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। तो ये सब प्रश्न पहले भी बन चुके हैं। और नर्मदा क्षेत्र की जो खोज है वो 1882 में की गई थी। अब मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से हमको साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम। अब बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। गर्त आवास के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिले हैं? बुर्जहोम से। तो बुर्जहोम से हमको क्या क्या मिला? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास। अब बुर्जहोम की जो खोज है 1935 में डी टेरा एवं पीटसन ने की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन हमको कहाँ से मिला? नवपाषाण काल में। याद रखिए हमको खाद्यान्न जो है नवपाषाण काल में मिला और पशुपालन मध्य पाषाण काल में। और बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ में हमको स्थायी जीवन का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। चारकोलिथिक जो युग को क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी बना है कि चारकोलिथिक जो युग है तो उसका अन्य नाम क्या है? ताम्र पाषाण कालीन युग। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है उसमें ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल मिले हैं। और नवदा टोली का उत्खनन कौन था? HD सांकलिया। नवपाषाण कालीन जो पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी नामक जनपद से संगनकल्लू स्थान से मिला है। तो इसमें सिर्फ एक बात याद रखिए कि नवपाषाण काल में मिला पहली चीज राख की टीला, और कहाँ मिला है? संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में। गेरुवर्णिक गैरिक मृदभांड OCP का साक्ष्य हमको कहाँ मिला है? हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, और अतरंजी खेला जो कि एटा में है। भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो ये प्रश्न भी बन चुका है कि ये किसके अधीन ये आता है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अब इसमें जो उत्खनन करता और खोजकर्ता इसी से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। हड़प्पा के दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के रखालदास, रोपड़ के यज्ञतात और लोथल के S.A. राव। और वर्ष की बात करें तो 1921 में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की एक साल बाद 1922 में, रोपड़ 1953 से 55 के बीच में, और लोथल 54-55। अब कालीबंगा की खोज किसने किया? B.A. लाल। और 1961 से 69 के बीच में रंगपुर M.S. वत्स। और 1934-35 चनुहाड़ो मजूमदार 1931 में, सुरकोटदा JP जोशी 1964 में, बनवाली RS बिष्ट ने 1974-77 के बीच में, आलमगीर
और ये यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, कोटदीजी फजल अहमद खां 1957 से 58, सुत कंगेडोर आरिल स्टाइल ने 1987 में, माडा ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जेपी जोशी ने कब किया, 1982 में, बालाकोट जॉर्ज एफ डेल्स ने किया 1973-76 के बीच में, धौलावीरा ये गुजरात में है, और जेपी जोशी ने किया 1967 से 68 के बीच में, पिताथल ये सूरजभान ने किया 1968 में, राखीगढ़ी ये सूरजभान ने किया है, उत्खनन करता रहे 1969 में। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर जो कनिंघम का को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकरण करके जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो प्रथम महानिदेशक कौन थे, जॉर्ज मार्शल। सर्वेक्षण के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और पुरातत्व सर्वेक्षण के दाता किसको कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को। भारतीय मानव संग्रहालय जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम दिया गया है, ये कहाँ है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश। सैंधव सभ्यता आद्र ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्र ऐतिहासिक ये है कि हमको साक्ष्य तो मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड को सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करता है। तो आर्यों से पूर्व हमको कैसे मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पहले आई है, कैसे मिलता है, मृदभांड से मिलता है, याद रखिए। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड हमको कहाँ से मिला, हड़प्पा की विशेषता बताता है। चित्रित लाल मृदभांड कहाँ की सभ्यता बताता है, हड़प्पा। और वहीं जो धूसर एवं चित्रित मृदभांड है वो आर्यों से संबंधित है, याद रखिए। चित्रित लाल मृदभांड और काला मृदभांड यही था कहाँ, हड़प्पा में। आगे हम देखेंगे, देखिए जो नदी के किनारे, इससे भी प्रश्न में, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु लोपड़ सतलज कालीबंगा घग्घर नदी। लोथल कहाँ था, ये भोगवा नदी। सुतकांगेडोर कहाँ था, दास्क नदी, याद रखिए। और अगला सोतकांकोर कहाँ था, सादी कौर नदी में। आलमगीर, हिंडन, रंगपुर, भादर, कोटदीजी, सिंधु, कुड़ाल, सरस्वती, चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बनावली ये सरस्वती, मांडा, चिनाब, भगवानपुरा सरस्वती। दैमाबाद कहाँ था, ये प्रवरा नदी के किनारे था। आमरी, सिंधु, राखीगढ़ी, घग्घर। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अवैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। प्रमुख स्रोत जब पूछे तो क्या बताएंगे, खुदाई। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी, याद रखिए। लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी कब हुई, उत्तर वैदिक काल में हुई। और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। अब परिपक्व में कहाँ कैसा था, हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाता था। अब मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। और हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, याद रखिए। इसमें मिलता किसका है, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा। इसमें याद रखिए हिरन भी है, गैंडा भी है। और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खम्पात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे तो जरूरी कहा है कि लोथल से हमको क्या मिला, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। ये कहाँ है, खम्पात की खाड़ी में है, अरब सागर में नहीं है। अगला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी, कौन सी नदी, घग्घर नदी कहाँ है, राजस्थान में। कौन, कालीबंगा। यहाँ से क्या मिला, जुते हुए खेत के साक्ष्य। गुजरात में धौलावीरा है। यहाँ हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी ईंटों से बनी हल्की प्रतिकृति मिली है, याद रखिए। हरियाणा से हमको क्या मिली, पकी मिट्टी के हल की जो आकृति है वो मिली। ये कहाँ है बनावली, ये हरियाणा में है।
सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के जो साक्ष्य मिले हमको कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता। यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे, यहाँ से, और इसकी जो खोज है सूरजभान ने किया था 1969 में। अब मोहनजोदड़ो जो चन्हाड़ू है जो दोनों सिंध प्रांत में है, और सुरकोगदा जो कि कहाँ है, गुजरात में है। ये सब सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में बने हैं, वही दिया है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है। ये सब सारे प्रश्न बन चुके हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रंगपुर की खुदाई 1953 से 1954 में रंगनाथ राव ने किया। तो रंग से रंगनाथ, ये याद रहेगा। रंगपुर से प्राक सभ्यता, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन तीनों के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, पक्की ईंट और हर जगह मिली, यहाँ क्या मिली, कच्ची ईंट, नालियाँ और मृदभांड मिले। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो कि पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण में यमुना के सहायक नदी हिंडन के तट पर माना जाता है। और अगला क्या है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो के एक मुहर से मिला है। मोहनजोदड़ो में जो योगी की आकृति थी वहीं से मिला है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशक में 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, मांडगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट, याद रखिए रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा के टीले की खुदाई की। 1922 में रखाल दास बनर्जी ने लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तरफ, वो रावी नदी के बाएं था, ये सिंधु नदी के दाएं तरफ मोहनजोदड़ो की खोज की। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबे धातु की खोज की गई। कपास का उत्पादन हमको भारत में सर्वप्रथम मिला। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला, कपास के सूत की प्राप्ति हुई। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति मिली। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का मिलता है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का मिलता है। आगे है कि कालीबंगा के मृड़ पट्टियों पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन मिलता है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। ये सब हमको कहाँ मिला है, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है, याद रखिए। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग क्या हुआ था, रेगिस्तान होता। अगर नील नदी का उपहार क्यों मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान हो जाता है। इसी नदी की वजह से ये रेगिस्तान नहीं और यहाँ जल मिला। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। तो याद रखिए प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता कौन थे, सुमेरिया के लोग थे। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि कहा जाता है या माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक है। लिपि कैसी थी, दाएं से बाएं थी, याद रखिए। हमको जो धातु मिली उसका हम स्थान देख लेते हैं। तो तांबा कहाँ से मिला, खेतड़ी एवं बलूचिस्तान से। खेतड़ी कहाँ है, ये राजस्थान में है। लाजवर्थ बक्सका ये अफगानिस्तान। फिरोजा और टिन कहाँ से मिला, ईरान से। चांदी
राजस्थान की जावर और आजमेर की खानी से, अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा अफगानिस्तान से, शिलाजीत तो लग ही रहा है कि हिमालय से मिलेगा, और गोमिद गुजरात से। तो याद रखिए तांबा कहाँ से मिला, खेतड़ी से मिला। लाजवर्द वक्त कहाँ, टिन ईरान, चांदी राजस्थान, सीसा अफगानिस्तान। तो देखिए लाजवर्द हुआ और सीसा ये अफगानिस्तान से मिला, गोमिद गुजरात से मिला और अफगानिस्तान से चांदी भी मिला है। अब अगला टॉपिक आता है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, पहली चीज तो आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका क्या अर्थ है, श्रेष्ठ या कुलीन लोग। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, एक उत्तम व्यक्ति। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद त्रयी, ये शुरू के 3 वेद को कहा जाता है। वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और सबसे प्राचीन यही है। सबसे अंत का कौन है, अथर्ववेद। वेद त्रयी शुरू के 3 वेद को कहा जाता है, देख चुके हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। अब प्रारंभ के 3 वेद का उल्लेख ब्रह्म, क्षत्र और विष के रूप में हम करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत्र सर्वप्रथम शूद्र शब्द का हमको मिलता है प्रमाण। अगला क्या है, चारों वर्ण की जो उत्पत्ति है एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। और जैसे कहा नहीं जाता कि उससे जांग से शूद्र, मुख से ब्राह्मण, यही सब कहा गया है कि विभिन्न विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है। यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड है, जो बलिदान वगैरह दिया जाता है, जितने कर्मकांड होते हैं वो किसमें है, वो यजुर्वेद में है। साम का अर्थ ही होता है संगीत, तो इसमें संगीत रहेगा। सारे गामा जो है वो किसमें है, वो सामवेद में ही है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। कितने सूक्त हैं, 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। दूसरे से 7वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है। और पहला और 10वां की बात करें तो ये नवीनतम है। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर बने हैं। ये आपको आरओ में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग है। फैक्ट उसमें भी आता है तो उसमें भी ये काम करेगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूत्र किसको हैं, सोम को समर्पित हैं। और दूसरे से 7वां मंडल क्या है, सबसे प्राचीन। अब पहला 10वां क्या है, वो नवीन है। 10वें मंडल में भी हमने देखा कि उसमें सूत्र की बात की गई है। और जो 9वां मंडल है वो सोम को है। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 730 सूत्र, 5987 मंत्र और 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के जितने ढोंगाचारा जो हैं, जितने ढकोसला हैं, वो सब किसमें है, अथर्ववेद में है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें है, यजुर्वेद में है, याद रखिए। यजुर्वेद के 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। याद रखिए शुक्ल जो है वो केवल पद्य में है, अब कृष्ण जो है गद्य और पद्य दोनों में है। अब पढ़ने में हम कंफर्टेबल गद्य वाले में होते हैं, पद्य थोड़ा टफ पड़ता है। तो शुक्ल सिर्फ किसमें है, पद्य में है, और कृष्ण दोनों में है। और शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं, वासनेही संहिता, जो कि सिर्फ पद्य में है। और यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध किसमें है, कि जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है, याद रखिए। सामवेद में 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें 75, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों ने 99 को छोड़कर सब कहा कि ये ऋग्वेद से में ही उपलब्ध हैं। तो सामवेद और ऋग्वेद एक दूसरे से बहुत श्लोक मैच करते हैं। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, कौमुदीय, रामायणीय तथा जैमिनीय। और उपनिषद किस पर संबंधित है, ये दर्शन पर संबंधित है। और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। और उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख भी हमको मिलते हैं। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाड़ जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के अजातशत्रु इसमें प्रमुख थे।
इसमें जो उपनिषदों में जो क्षत्रिय राजाओं का जो उल्लेख है तो वही इसमें दिया है। अब वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार हुआ है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है, तो याद रखिए पवित्र कहेगा तो सरस्वती। सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी। सरस्वती को इसमें मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में जो प्राचीन नाम और वो वर्तमान नाम आता है कुभा, जो कि काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास, तो स्वात नदी, ये सब कहाँ बहती है? अफगानिस्तान में। तो पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी भारत में नहीं बहती, तो कौन कौन सी अफगानिस्तान में बहती है? कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। आगे हम देखेंगे जो आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। दृष्टरती ये घग्घर नदी का नाम है। सतुंद्री, सतलज, परुश्री, रावी, कुभा, कालू, वितस्ता, झेलम, अस्कनी, चेनाब, विपाशा, व्यास, गोमती, कोमल, क्रुमु, कुर्रम, सदा नीर, गंडक, सुवास्तु, स्वास्थ्य। अब आश्रम कौन कौन से होते हैं? ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 25 साल तक हम कहाँ होते हैं? ब्रह्मचर्य में होते हैं। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख किया है। जबालो उपनिषद में चारों जो आश्रम है सर्वप्रथम किसमें है? जबालो उपनिषद में। याद रखिए जो शुरू के 3 हैं उसका कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? ऋतस्थ गोपा। बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदेशी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना किया था। अपाला, घोषा, विश्वारा या लोपामुद्रा, ये सब विदुषी हैं। और लोपामुद्रा की बात करें तो ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। याद रखिए निष्क क्या है? पूछा जाता है कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। बौद्ध जातक क्या है? 3 प्रकार के सोने के सिक्कों का वर्णन किया है। किसमें? बौद्ध जातक। अब बौद्ध जातक महात्मा बुद्ध से संबंधित है। इसमें क्या है? निशाका, सुवर्ण और मसाका। निशाका, सुवर्ण और मसाका। और इसमें निशाका जो है ये उच्च कोटि का होता है। 1400 ईस्वी में बोगाज कोई अभिलेख में सर्वप्रथम काल के